हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा आप? आज से सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको करवाएंगे क्लास 10th की 10वीं की कृतिका भाग 2 के जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 2। तो कल हमने इसके चैप्टर नंबर 1 का इस बुक में ओनली 5 ही क्वेश्चन चैप्टर है, 5 ही चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है माता का आंचल। क्या है? माता का आंचल। तो इसका राइटर है शिवपूजन सहाय। और जो सेकंड चैप्टर है वो है जॉर्ज पंचम की नाक। सेकंड चैप्टर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक और इसका राइटर है कमलेश्वर। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी। इसका राइटर है मधु काकरिया। साना साना हाथ जोड़ी, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 है यही ठैया झूलनी है रानी हो रामा। इसका राइटर है शिव प्रसाद मित्र रुद्र। ओके, ये पेज नंबर 31 पे है। और चैप्टर नंबर 5 है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके जो राइटर हैं वो अज्ञेय जी हैं। क्या है? अज्ञेय। तो ये तो थे 5 चैप्टर। तो हमने कल इसका जो चैप्टर नंबर 1 था माता का आंचल, इसके क्वेश्चन आंसर करवाए थे। इसमें 10-11 क्वेश्चन है, वो सभी हमने एनसीईआरटी के सभी बहुत ही अच्छे से करवा दिए हैं। और आज हम इसके करवाएंगे चैप्टर नंबर 2। तो इसका चैप्टर नंबर 2 है जॉर्ज पंचम की नाक। तो जैसा कि देखो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है। देखिए बेटा, क्लास 10th है आपकी, तो क्लास बहुत बड़ी है। अच्छे मार्क्स आने हर सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं लेना है, सभी सब्जेक्टों पे पूरा फोकस करना है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम लेते हो तो आपका परसेंटेज डाउन जाती है। इसलिए सभी सब्जेक्ट पर बारीकी से नज़र रखनी है और बारीकी से बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि तभी आपके नंबर लास्ट में बन पाएंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका जॉर्ज पंचम की नाक। ये है एक अंग्रेज़ समय का एक जॉर्ज पंचम है, जो हमारी उस समय क्या हुआ था, हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का है वर्णन। तो इसमें राइटर है इसका कमलेश्वर। तो दिल्ली में क्या है, इसमें देखो चैप्टर में क्या बताया गया है। दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है, उसकी नाक टूटी हुई है, यानी कि मूर्ति की नाक टूटी हुई है, ऐसा है इसमें। और जो इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ थी, वो दिल्ली में आने वाली है। इंग्लैंड की रानी है वो एलिजाबेथ है। ये देखो लिखा हुआ है, ये है रानी का नाम। ठीक है, वो दिल्ली में आ रही है। तो जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि इसकी नाक टूटी हुई है, रानी एलिजाबेथ आएगी तो वो देखेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो वो कोशिश करते हैं उस नाक को ठीक करवाने के लिए, सभी अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या होता है कि वो एक मूर्तिकार को बुलाते हैं। तो मूर्तिकार, इस चैप्टर में ये स्टोरी है बेटा। तो मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार कहता है कि इसके वो किताबें ये कितना, मतलब कहाँ कब बना था, कि तो वो पूरी किताबें पूरी फाइलें मांगता है मूर्तिकार, तो फाइल ही नहीं मिलती। फिर वो मूर्तिकार बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये पत्थर कहाँ से आया था, ये क्या कौन सा पत्थर है, वो पत्थर मैं पूरे देश में घूमूंगा और पत्थर को ढूंढ के लाके सेम उसी पत्थर की नाक में बना दूंगा। बट क्या होता है कि वो पूरे भारत में भ्रमण करता है, घूमता है, लेकिन वो पत्थर सेम वो नहीं मिलता। फिर वो उदास होता है, फिर दोबारा कमेटी बैठती है, फिर सभी बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। फिर क्या डिसीजन होता है कि फिर वो जो मूर्तिकार था उसको तो अपने पैसों से मतलब था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो हमारे जो शहीद हुए थे उन लोगों की जो मूर्तियां हैं उनका नाक उठा के इसमें लगा देंगे, उनका नाक चुरा के। तो देखो, नाक नहीं होना ये बेइज्जती की बात है, यानी कि उसका नाक कट गया या नाक नहीं है, तो ये उसका जॉर्ज पंचम की बेइज्जती की बात है। तो अगर भारत के लोगों की नाक लगाता है तो भारत के लोगों की बेइज्जती है। ठीक है, तो लेकिन सभी अधिकारी एक बार तो सोच में पड़ते हैं, फिर उसको परमिशन दे देते हैं नाक लगाने की। बट क्या होता है कि वो सभी जगह जाता है, गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सभी की नाक चेक करता है, उनकी लंबाई नापता है। लेकिन ये जो जॉर्ज पंचम है उसकी नाक छोटी है, और जो हमारे जो शहीद हैं
उनकी नाक बड़ी है, यानी कि वो मैच नहीं करती। इसका मतलब ये है कि हमारे जो देश के जो शहीद थे उनकी नाक बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है, बहुत ही उनकी हमारे समाज में इज्जत है। ठीक है। इसके बाद वो तीसरा डिसीजन देता है जो मूर्तिकार था, वो बोलता है नाक तो नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, चलो 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक लगा देते हैं। तो उनके बच्चे जो शहीद हुए थे वो बिहार में थे, बच्चे की जो मूर्तियाँ थी वो बिहार में थी। तो वो बिहार में जाता है और नाक को नेप के ले जाता है और वहाँ पे खूब घूमता है, खूब ढूंढता है। फिर भी इसकी नाक, बच्चों की नाक भी इसकी नाक से बड़ी थी, यानी कि भारत के बच्चों के जो शहीदी बच्चे थे उनकी नाक भी बहुत बड़ी थी। तो यानी कि जो नेता थे जो शहीद हुए थे और जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी इज्जत हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है। इसके बाद क्या होता है, सभी निराश हो जाते हैं। फिर वो मूर्तिकार फिर एक अपना सलाह देता है, फिर उसको तो अपने पैसे कमाने से मतलब है। तो लास्ट में वो ये सलाह देता है कि 40 करोड़ जनता है। उस समय क्या था, जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था उस समय 40 करोड़ जनता थी देश में, भारत में। तो बोला कि 40 करोड़ जनता में जिसकी भी नाक जीवित व्यक्ति की फिट हो जाएगी, यानी कि जिसके उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं है, लेकिन 40 करोड़ में से जिसकी भी नाक का नेप इस मूर्ति से मैच हो जाएगा उसी की नाक हम यहाँ पे लगा देंगे। तो एक बार तो सभी अधिकारी चुप हो जाते हैं। फिर कमेटी बैठती है ना, तो सभी अधिकारी इस चीज़ को सुनकर बहुत चुप हो जाते हैं कि जीवित व्यक्ति की नाक, बट बाद में वो सहमति उसको दे देते हैं। फिर क्या होता है, एक जीवित व्यक्ति की नाक लगा दी जाती है। इससे भारत के जो अखबार थे उसमें कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं छापा जाता। वो अपने मतलब कि दुख के इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि ना तो कुछ अखबारों में छापा जाता है, सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी सबूत के साथ। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जीवित व्यक्ति की नाक तो लगा दी ली, ये भारतीयों के लिए बहुत ही अपमान की बात है। हमें भारत में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, बट इसमें ये कहना चाह रहा है कवि कि आने वाले का सम्मान तो करना चाहिए, बट अपने देश के लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये चैप्टर में कहानी है। तो हम इसका चैप्टर रीड करेंगे फटाफट। बाकी सेम टू सेम सभी यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए बेटा, इसका राइटर, सबसे पहले तो हम इसके राइटर को नाम याद कर लेंगे, ओके, फिर इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। देखो, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी, रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी, यानी कि रोज़ लंदन के अखबारों से ये खबरें आ रही थी कि रानी एलिजाबेथ आने वाली है। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या क्या पहनेगी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, मैं साथ साथ अंडरलाइन कर दी जाऊँगी मेन लाइनों पे, कि रानी जो एलिजाबेथ थी वो कहाँ दौरे पे जाने वाली थी। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन में ये बनता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर थी वो। तो उसका दर्जी था, वो परेशान था कि क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था, जमाना चूँकि नया था। फौज फाटे के साथ निकालने के बाद दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। देखो, फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी कि जो रानी एलिजाबेथ थी वो आने वाली, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आ, जो इंग्लैंड की जो खबरें होती थी वो दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों पे चिपकी नज़र आती थी, छोटे छोटे कतरन के रूप में। और रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है। मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो कहानी बातें होती थी ना उसकी, तो वो दूसरे दिन उसके अखबारों में छपती थी हिंदुस्तान के। जो रानी है उसने नीले रंग का सूट बनवाया है और उसके रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया था। अगर क्वेश्चन ये बनता है जो नीले रंग का सूट था वो कितना खर्चा आया था, तो इसमें आएगा 400 पाउंड। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी। मिस प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे और तो और उसके नौकरों, बावर्चियों
खानसामों अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अखबारों में देखो इनके नौकरों की भी और इनके बावर्चियाँ जो खाना बनाते हैं और जो अंगरक्षक थे सबकी जीवनियाँ देखने में आती हैं। और शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। जो शाही महलों में जो रहते थे उनकी सभी की तस्वीरें भी छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। क्या था कि इंग्लैंड में जो ये हो रहा था कि भाई रानी जाएगी हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान तक पहुंच रही थी। बहुत खुशी हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी यानी दिल्ली में जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम जो दिल्ली में पालम है ना बेटा, वहाँ का वही है, पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यानी कि 5,000 का जो सूट पहन के रानी जब पालम उतरेगी तो कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिनके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत में क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्त मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। यानी कि दिल्ली में जब वो आने वाली थी तो सभी ने देखा कि दिल्ली में आ रही है, तो दिल्ली की कायापलट होने लगी। सब और से तैयारियां शुरू करवा दी रानी के लिए, और सब सड़कें वगैरह सब तरीके से उनकी तैयारियां शुरू हो गई आने के लिए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। यानी कि सड़कों पर फुल तैयारी हो गई, साफ़ सफाई हो गई, पानी दे दिया गया, पौधे लगा दिए गए, सुंदर सुंदर ठीक है फूल लगा दिए गए। बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी कि बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। नाजनीन मतलब बहुत ही सुंदर, ठीक है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। ये बहुत ही मुश्किल समय था कि दिल्ली तो आ रही है लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, वो टूटी हुई है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ये एक बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ हो गया था, सब तैयारियां हो गई थी, सिर्फ उसकी नाक नहीं थी, इसलिए सभी लोग बड़े मुसीबत में थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है कि ये नाक कहाँ चली गई है। इस नाक के बारे में एक बड़ी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त एक समय था जब आंदोलन हुए थे और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग दिए गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, ठीक है। ये पॉइंट था कि जॉर्ज पंचम की नाक अच्छे से रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में। यानी कुछ लोग तो चाहते थे कि रहने दी जाए, कुछ लोग नहीं चाहते थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, ठीक है। बहुत से लोग चाहते थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे, लेकिन खामोश भी थे कुछ लोग। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। उसकी नाक के लिए, उसकी रक्षा के लिए हथियार बंद यानी कि हथियार लेकर पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए, लेकिन उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरेला मतलब जो छुपकर युद्ध किया जाता है ना, गुरेला युद्ध बोलते हैं उसको, युद्ध होता रहा। यानी कि बहुत सारी मूर्तियां थी अंग्रेज़ों की इनकी, तो उनमें ये बोल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए, हटा दिया जाए यानी कि उसकी बेइज्जती कर दी जाए और उसको रहने दिया जाए, उसको सम्मान देना बोलते हैं। तो उसमें पहले की बात है कि कैसे नाक टूटी थी उसकी, वो वर्णन दिखा रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ था, तो सभी लोग पहरेदार खड़े कर दिए गए उसके नाक की हिफाजत के लिए।
उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने, दिल्ली में है इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अचानक से इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। हथियारबंद जो पहरेदार थे अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नाक कहाँ चली गई ये बता रहे हैं। रानी आई और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब देखो, जब नाक नहीं है, रानी आ रही है, तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। और उसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं अगर रानी आ रही है, नाक नहीं है, तो हमारी भी नाक कट जाएगी, यानी कि हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। देखो ये सभी बैठे हैं ना, ऐसे इनकी मीटिंग हुई है सभी लोगों की, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी, क्या करना चाहिए नाक के बारे में। उच्च स्तर पर मशवरे मतलब डिस्कशन हुआ और खरोचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में नाक का होना ज़रूरी है। और सभी ने डिस्कशन लेने के बाद ये फैसला किया कि हर हालत में नाक का होना ज़रूरी है। यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। फिर क्या हुआ कि सब डिसीजन हो गया, उसके बाद एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसों से लाचार था। मूर्तिकार था, बहुत अच्छा कलाकार था, लेकिन पैसे की उसको बहुत ज़रूरत थी। आते ही उसने हुक्मा के चेहरे देखे, मतलब सबके इनके चेहरे देखे, और अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। बड़ी परेशानी में सभी के चेहरे थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। सभी बहुत उदास थे, सबके ओर देखा उसने। फिर उसमें से एक आवाज़, फिर उसने उनमें से एक ने बोला कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब कहाँ बनी थी, कि यह जो मूर्ति है वो कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये मूर्तिकार ने बोला। समझ में आ रहा है बेटा, बड़ा आसान है ना। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र से दूसरे ने कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया, इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। ठीक है, एक क्लर्क को मतलब ये बोला कि ये कहाँ से पत्थर आया था, सब इसके लिए इसने छानबीन शुरू कर दी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, यानी कि जो पुरानी फाइलें थी उनमें इसको खंगाला गया कि ये कहाँ से आया था ये पत्थर। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने काँपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यानी कि फाइलें बहुत ही बुरी अवस्था में हो गई हैं, बहुत पुरानी फाइलें हैं, ख़त्म हो गई है, मुझे माफ़ करें, मैं ये नहीं बता सकता कि ये फाइलों में कब का पत्थर कहाँ से क्या लिया गया था। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। अब जो सारे जो अधिकारी थे उनके चेहरों पर उदासी आ गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसा भी हो यह काम होना चाहिए, और एक नाक का दारोमदार आप पर है। अब क्या हुआ, सबने मूर्तिकार को ये बोला कि जैसे भी हो ये काम होना चाहिए, सब काम सारा दारोमदार आपके ऊपर है। आ रहा है बेटा समझ में अच्छे से। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। अब क्या हुआ कि फिर प्रॉब्लम आई तो मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने क्या बोला, मूर्तिकार ने, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। अगर आपको पत्थर का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे पत्थर ही खोज कर लाऊंगा।
अब मैं क्या करूँगा, सब पहाड़ों पे जाऊँगा और ख़ुद देखूँगा कि कौन सा पत्थर लगा है और मैं ढूंढ लाऊँगा। कमेटी के सदस्यों के जान में जान आई और कमेटी के जो सदस्य थे, जिन्होंने जो अधिकारी थे, उनकी जान में जान आई। वो बहुत खुश हुए। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसा क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अब जो सभापति था, वहाँ का जो लीडर था, उसने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो भारत में नहीं मिलती। अर्थात भारत में सब कुछ मिल जाता है। हर चीज़ इस देश में गर्भ में छिपी है, ज़रूर खोजें तो खोज करने पर मिल ही जाती है। मेहनत तो करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। अब क्या था कि अखबारों में भी छप गया कि इसके नाक के बारे में, कि नाक नहीं है, नाक के लिए कोशिश की जा रही, सब अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। जो मूर्तिकार था वो हिंदुस्तान के जो पहाड़ी प्रदेश थे, पत्थर थे, वहाँ सभी खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद ये हताश लौटा। कुछ दिनों के बाद जो वो था ना मूर्तिकार, वो मतलब निराश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी कि उसको वो पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी। उसने कहा कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर हमें नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब जो मूर्तिकार ने कहा कि इस देश में ये पत्थर नहीं है और ये पत्थर तो विदेशी है, विदेश से लाया गया था। अब क्या हुआ कि जो सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। अब सभापति को बहुत गुस्सा है। उसने गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की चीज़ें, सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं। हिंदुस्तान में बाल डांसर यानी कि अंग्रेज़ों की हमने सभी चीज़ें अपना ली हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिला। तो जो सभापति था वो बहुत ही गुस्से में आया। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। अब मूर्तिकार फिर चुप हो गया। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। मूर्तिकार की आंखें चमक गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। मैं एक बात बताऊँगा कि ये बात लेकिन अखबार वालों तक नहीं पहुँचे। मैं एक सॉल्यूशन और बताऊँगा। अब क्या है, वो बार बार सॉल्यूशन बता रहा है। सभापति की आंखों में चमक और चपरासी ने हुक्म दिया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब तो ये है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लगा लिया जाए। यानी कि जो भी हमारे देश में जो मूर्ति हैं, उसकी नाक की, जो शहीदों की जो मूर्तियां हैं, उनकी जो भी जिसकी भी नाक उस पर फिट बैठेगी वो उतार कर इस पर लगा देंगे। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के साथ खुशी तैरने लगी। मतलब बुरा भी तो लगा उनको, लेकिन वो खुशी भी आई उनको। चलो कुछ तो सलूशन निकला। अब सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, किसी को पता न चले कि ऐसा किया है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। यानी कि फिर वो पूरे देश में निकल पड़ा नाक देखने के लिए। और जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था। जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो उसके पास उसका नेप था। और दिल्ली से वह बम्बई चला गया। दादा भाई दिल्ली से वो मुंबई तक पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, अब इनकी नाक उन्होंने मैच की है। कोकले तिलक की, शिवाजी की, काउस जी की जागीर, सबकी नाकें उसने टटोली और नापी कि कितनी किसकी आएगी। गुजरात की ओर भी भागा। फिर वो गुजरात की तरफ गया। गांधी की नाक देखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाक भी देखी। और विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंदर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ भी चला। फिर वो पहले गुजरात की तरफ गया, फिर वो बिहार की तरफ गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, मोतीलाल, नेहरू लाल, मदन लाल, मालवीय लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास की ओर भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों में दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। पंजाब में उसने लाला लाजपत राय की नाक, भगत सिंह के लाटों के किससे सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की, लेकिन किसी की भी नाक उससे मैच नहीं की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, लेकिन सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो किसी से मैच नहीं हुई। ठीक है।
सुनकर सब हताश हो गए और हताश मतलब ये सुनकर सब परेशान हो गए कि अब भी ये सलूशन भी पूरा नहीं हुआ और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बजाते हुए कहा, सुना है बिहार के जो सेक्रेटेरिएट के सामने जो सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति स्थापित है। बिहार के अंदर 1942 में जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी जो मूर्तियां हैं, शायद बच्चों की नाक से फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा और बच्चों की नाक भी कहीं बड़ी बैठती। अब बताइए कि मैं क्या करूं। अब बच्चों की नाक भी उसकी नाक से बड़ी थी, यानी कि ये कह रहा है कि नाक मतलब इज्जत, यानी कि इनकी जो शहीद थे बच्चे थे और जो शहीद लाला लाजपत राय गांधी जो भी जिनका भी वर्णन हुआ है, जो शहीद थे भारत के, सबकी नाक बड़ी है और जॉर्ज इसकी छोटी है, यानी कि उनकी इज्जत ज़्यादा है, इसकी इज्जत कम है, ये दिखाया गया इसमें। राजधानी में सब तैयारियाँ थी। दिल्ली में क्या था, सब तैयार। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ होचकर सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या। अगर इसकी नाक ही नहीं लगाई तो रानी का क्या स्वागत करेंगे, उनको देखेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई, हमारे भारत की नाक कटने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, वो पैसा चाहता था कि किसी न किसी तरह मैं नाक लगा दूँ और मुझे पैसा मिल जाए। तो उसने फिर एडवाइस दी। हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज़ ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब देखो उसने क्या बोला कि 40 करोड़ जनता है, उसमें से जिसकी भी नाक ठीक बैठे उसकी जिंदा नाक उस पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा, जैसे उसने ये बात बोली तो सभी सन्नाटा छा गया चारों तरफ और कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपको सिर्फ इजाज़त चाहिए, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब क्या हुआ कि उसको जिंदा नाक लगाने के लिए इजाज़त उसको दे दी गई। देखो कितनी गलत बात है ये। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अखबारों में क्या किया कि इस पूरी बात नहीं बताई गई, सिर्फ इतना बताया कि जो नाक की जो समस्या थी उसका मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। जब नाक लगने वाली थी फिर हथियारबंद पहरेदार लगाए गए और मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ़ किया गया और उसको रवाब निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया, मतलब तालाब का सारा गंदा पानी निकाल दिया गया, उसमें साफ़ किया गया, सूखा किया गया ताकि इस बात का खबर जनता तक न पहुँचे। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह भी उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन इस हालत में नाक लग जानी चाहिए। कि उसने कहा कि उस दिन जिस दिन रानी आए हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। मतलब अखबारों में ये छपा कि उसकी नाक ऐसी लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का खबर नहीं थी। कोई भी कहीं पर उद्घाटन नहीं हुआ, कोई भी कहीं खुशी नहीं मनाई गई। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ और कोई माप पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे पर स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, यानी कि अखबार बिल्कुल खाली पड़े थे। सभी अखबार खाली पड़े थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। तो फिर
भारतवासियों की नाक जिंदा नाक क्यों काट कर लगा दी गई। इससे भारत के सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपना दुख इस तरह प्रदर्शित कर रहे थे। और ये बहुत अपमान की बात है कि दूसरे देश से जब लोग आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए आप अपने देश की नाक को काट कर उस पर लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही अपमान की बात है। ठीक है, अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी अपमान नहीं होने देना चाहिए। तो अगर इस पार्ट में आपको कुछ समझ में आया है, आशा है सभी को पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, और इसकी स्टोरी को आप बेटा माइंड में सेट कर लेना, क्वेश्चन आंसर इसी में से सभी बन जाएंगे। और जैसे आप कोई भी जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चित्र बनाने की कोशिश किया करो, ये सीखा करो। और जो चैप्टर होता है ना उसके फर्स्ट में बनाया करो ऐसा थोड़ा ड्राइंग। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।